जिसमें जो रिक्त पद हैं ये जल्द से जल्द भरे जा सकें। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुत सी संख्या में जो हमारे युवा हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में नौकरियों के असीम अवसर हैं, संभावनाओं के असीम आकाश हैं। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बिना गारंटी के मदद जो दी जाती है मुद्रा योजना के जरिए, उसके लिए स्वरोजगार के रास्ते भी खुले हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कैसे भाई भतीजावाद को दरकिनार कर ये जो मिडिल मैन की एक कहीं ना कहीं परिभाषा थी नौकरियों को लेकर, उसको पूरी तरह से समाप्त किया गया है ताकि जो युवा हैं, जिनमें प्रतिभा है, उन्हें नौकरी मिल पाए। और कर्मयोगी पोर्टल का उन्होंने जिक्र किया कि कैसे यहाँ से प्रशिक्षण लेकर और सीखने की क्योंकि कोई उम्र नहीं होती है, उस लिहाज से वो सीखकर अपने मंत्रालय को, जिस पद पर वो आसीन होने वाले हैं, वो योगदान दे सकते हैं। और क्योंकि भारत की जो युवा शक्ति है वो भारत को वैश्विक पटल पर हर तरह से अलग दिखाती है, तो इस युवा शक्ति का योगदान जब इन तमाम मंत्रालयों को मिलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी उनके कंधों पर भी बहुत अहम है, तो वो आर्थिक प्रगति में हिस्सा तो बनेंगे ही। साथ ही आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार हमने देखा कि प्रधानमंत्री कहते रहे कि 2014 के बाद ये जो बेरोजगारी दर है, नौकरियों का हम स्तर देख रहे हैं, ये लगातार इसके एम्बिट में, इसके दायरे में बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी इसलिए हुई है क्योंकि अब पूरी दुनिया में भारत की आवाज़ को मुखर तौर पर सुना जा रहा है। तमाम ऐसे सेक्टर्स जो हैं, जो ग्रीन सेक्टर्स हैं, जिनमें अनएक्सप्लोर्ड एवेन्यूज़ हैं, जिनको कभी भी, जिनके बारे में ये सोचा नहीं गया था कि यहाँ से भी नौकरियों का सृजन किया जा सकता है, इस बारे में सरकार ने सोचा। हम इस बात का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि कैसे खपत में बढ़ोतरी हुई है, देश में जो निर्यात है वो बढ़ा है, 2 पैसेंजर व्हीकल में बढ़ोतरी आई है। तो ये सब ये दर्शाता है कि तमाम ये सेक्टर्स हैं, इसमें काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है। और अंत में प्रधानमंत्री ने दारोमदार जो है वो यंग फोर्स पर डाला कि जिस अमृतकाल के 25 वर्षों का खाका खींचा गया है, उसमें भारत को विकसित और संपूर्ण राज्य के तौर पर, देश के तौर पर वैश्विक पटल पर अपनी साख को और मजबूत करते हुए वो इन युवा कंधों के जरिए देखते हैं। तो ये तमाम अहम बातें थी जो प्रधानमंत्री ने, जो छठा चरण था रोजगार मेले का, 43 जगहों पर इस रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे 70,000 जो युवा हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल खबरों में वक्त छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कुछ और अहम खबरें। आप जुड़ रहिए डीडी न्यूज के साथ। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. Yoga, in the ancient Indian language, Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time, many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं अन्य खबरों का। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी के भारत सरकार द्वारा ट्विटर को धमकियां देने के आरोप को पूरी तरह से झूठ बताया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डॉर्सी के कार्यकाल में ट्विटर लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस दौरान ना तो कोई जेल गया और ना ही कोई छापा पड़ा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सी गलत सूचनाएं, यहां तक कि नरसंहार की खबरें भी आईं जो निश्चित रूप से गलत थीं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार
मंच से गलत सूचनाओं को हटाने के लिए बाध्य थी, क्योंकि इसमें फर्जी खबरों के आधार पर स्थिति को और भड़काने की क्षमता थी। उन्होंने कहा कि जैक के समय ट्विटर ने भारत में अपने इस प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाओं को नहीं हटाया था, जबकि उन्होंने अमेरिका में इस तरह की घटनाएं होने पर स्वयं ऐसा किया। उन्होंने कहा कि भारत में कार्य करने वाली तमाम कंपनियों के लिए सरकारी नीतियां स्पष्ट हैं। उन्हें इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह बरकरार रखने के लिए कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। Jack Dorsey was the CEO of Twitter during a very dubious period in Twitter's history. What he has said is an outright lie. Twitter is a company that believed that it was not necessary for it to comply with Indian law. It believed that it did not have to comply with Indian law and made up its rules as it went along. And the government of India has been very clear from the very beginning, for all companies that operate in India, they have to always comply with Indian law. Between 2020 and 2022, Twitter was violating Indian law multiple times, and it was in non-compliance several times during those 2 years, and it started complying only in June 2022. During the entire period, nobody went to jail, nobody was raided. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ आयोजित बैठक की और वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। दिन भर चलने वाली बैठक में गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला मौजूद हैं। बैठक में पूर्वी और मध्य अरब सागर के ऊपर अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय पर भी चर्चा हो रही है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां के किसानों के लिए राज्य की शिवराज सरकार आज एक बड़ी राहत देने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार 11 लाख से किसानों के ऋण का 2123 करोड़ रुपए का ब्याज चुकाने वाली है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लगभग 1400 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण एक क्लिक के माध्यम से होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए और कुछ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मंगलवार को किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इस महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों को बड़ी राहत देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 11 लाख से अधिक किसानों के ऋण ब्याज माफी की 2123 करोड़ रुपए की राशि के साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की लगभग 1400 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जाएगी। इतना ही नहीं, इस किसान महाकुंभ के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2900 करोड़ रुपए के दावों के भुगतान का भी अंतरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 2-3 प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पे कल होंगे। राजगढ़ में अभी ये मोहनपुरा डैम के पास की लोकेशन है, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं। एक कार्यक्रम हमारा जो ब्याज माफ़ी का है, कृषकों की ब्याज माफ़ी का, वो कार्यक्रम रहेगा। करीब 2100 करोड़ का जो ब्याज है कृषकों का पूरे प्रदेश का, वो माफ़ किया जा रहा है। मोहनपुरा कुंडालिया, यहाँ पे 2 डैम बने हैं जिससे प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली के तहत सिंचाई चालू हुई है, उसका लोकार्पण रहेगा। इसके अलावा गोरखपुरा परियोजना जल जीवन मिशन की है, जिसके तहत 156 गाँव में पानी सप्लाई चालू किया जा रहा है, उसका भी लोकार्पण रहेगा। करीब 1850 के आसपास भू अधिकार पत्र या पट्टे, जो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, उनको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा लाडली बहना सम्मेलन भी रहेगा। राजगढ़ में होने वाले इस किसान कल्याण महाकुंभ के दौरान क्षेत्र के कई अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी होगा। इसमें मोहनपुरा कुंडालिया प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का लोकार्पण, जल जीवन मिशन की गोरखपुरा परियोजना के तहत 156 ग्रामों में जल प्रदाय योजना का शुभारंभ के साथ ही जिले के 40 करोड़ रुपए लागत के कार्यों का ई लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के लाभार्थियों को अधिकार पत्र भी वितरित किए जाएंगे। इस महाकुंभ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की हितग्राही बहनों के साथ ही 9 जिलों, जिनमें
राजगढ़, गुना, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सीहोर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर मालवा के किसान समेत करीब 1.25 लाख हितग्राही शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है, लिहाजा बात जब भी किसानों की आती है तो राजनीतिक बयानबाजी होना भी लाजमी है। इस मुद्दे पर भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये ब्याज कांग्रेस सरकार की वजह से किसानों पर चढ़ा था, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि उसने किसानों की कर्ज माफी की है। लेकिन एक बात सच है कि लंबे समय से किसानों के सर पर ब्याज की एक गठरी भार बनी हुई थी, जिसे उतारने की बात भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में मंगलवार को करने जा रही है। कैमरामैन अनवर रिजवी के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, राजगढ़। और अब बात बिपरजॉय को लेकर। अरब सागर में उठे चक्रवात तूफान बिपरजॉय का प्रभाव भारत में दिखना शुरू हो गया। बिपरजॉय की वजह से आज समुद्र में कई फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसके कारण पश्चिम दक्षिण तटीय इलाकों में बारिश भी हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बिपरजॉय अभी पोरबंदर से 290 किलोमीटर और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। बिपरजॉय की 15 जून की शाम तक जखाऊ बंदरगाह के पास सौराष्ट्र और कच्छ के तट से टकराने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिपरजॉय के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार और शुक्रवार को हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। चक्रवात के दौरान 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा के साथ तूफान आ सकता है। हवा की रफ्तार 145 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान के खतरे को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 12 टीमें तैनात की। 15 टीमों को आपात स्थिति के लिए तैयार रखा है। इसकी गंभीरता को देखते हुए भारतीय तट रक्षक और नौसेना ने राहत, तलाश और बचाव कार्यों के लिए जहाज़ों और हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया। वायुसेना और सेना की अभियंत्रीय कार्यबल की इकाइयां भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उधर बिपरजॉय की वजह से मुंबई में मरीन ड्राइव पर हाई टाइड देखा गया। जुहू बीच के पास सोमवार को ऊंची लहरों की चपेट में आने से 5 युवक डूब गए, जिसमें से 2 को बचाया गया है, जबकि 2 अभी भी लापता हैं और 1 की मौत हो गई है। बिपरजॉय को लेकर तटीय इलाकों में चेतावनी लगातार जारी की जा रही है। बिपरजॉय 16 जून तक राजस्थान पहुंचेगा। इस वजह से रेलवे की करीबन 67 ट्रेनों को रद्द किया गया। राजस्थान के कई इलाकों में 16-17 जून को भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। और वहीं गुजरात में एनडीआरएफ टीम कमांडर देव प्रकाश ने बताया कि चक्रवात के कारण एहतियातन एनडीआरएफ की एक टीम को यहां तैनात किया गया और गांधीनगर से भी एक टीम आ रही है। देव प्रकाश ने बताया कि एनडीआरएफ हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद है। आइए सुनते हैं। साइक्लोन बिपरजॉय के कारण प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट के लिए एनडीआरएफ की एक टीम यहाँ तैनात है। साइक्लोन के देखिए 3 फीचर होते हैं, हाई विंड, स्टॉर्म सर्ज और हैवी रेनफॉल। इनके कारण अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है, तो हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पूर्णतः मुस्तैद हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अरब सागर में उठे चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों की समीक्षा पर आज नई दिल्ली में बैठक करेंगे। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे। इस बैठक से चक्रवात से प्रभावित होने वाली संभावना वाले 8 जिलों के सांसद भी वर्चुअल तरीके से जुड़ने वाले हैं। चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव को देखते हुए प्रशासन एहतियाती कदम उठा रहा है और गुजरात सरकार भी चक्रवात के खतरे को देखते हुए कई एहतियाती कदम उठा रही है। वहीं गुजरात में बिपरजॉय के खतरे को भांपते हुए सरकार अलर्ट मोड में है। इसीलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कच्छ में गुजरात के सभी जिलों के साथ चक्रवात बिपरजॉय से पहले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। मीटिंग में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और भाजपा सांसद विनोद चावड़ा सहित विभिन्न जिलों के अधिकारी शामिल रहे। मौसम विभाग के अनुसार 15 जून को दोपहर में चक्रवात के टकराने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रुख करते हैं केरल का, जहां मॉनसून का असर देखने को मिल रहा है। 8 जून को मॉनसून ने केरल में दस्तक दी थी। उसके बाद से राजधानी तिरुवनंतपुरम समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है।
राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीती रात से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की। केरल के उत्तरी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। आज आलप्पुझा, एर्नाकुलम, थिसुर, कोझिकोड, कन्नूर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इन जिलों में 24 घंटों में करीब 64 mm से लेकर 115 mm बारिश की संभावना जताई गई है। 15 जून तक केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तट के नज़दीक 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हवाएं चलने की संभावना है। इसके चलते मछुआरों को भी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छापेमारी की। छापेमारी में एनआईए ने श्रीनगर के मलूरा शाल्टिंग में अलगाववादी मोहम्मद अकबर खांडे की 2 संपत्तियों को कुर्क किया। एनआईए ने कल भी आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के कछवारी और बगाठपोरा गांव में छापेमारी की थी। वहीं ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत चेन्नई और करूर में बिजली मंत्री सेंथिल बालाजी के आधिकारिक आवास पर छापा मारा। करीब 1 हफ्ते तक चले सेंथिल बालाजी के रिश्तेदारों की संपत्तियों और आवासों पर आईटी के छापे के बाद अब ईडी तलाशी ले रही है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां की राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में कल शाम 4 बजे लगी आग आज सुबह 9:25 पर फिर से भड़क उठी। 6ठी मंजिल के एसी डक्ट से आग की लपटें और धुआं उठने लगा। इससे पहले आज सुबह 8 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 10 बजे अधिकारियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश पर गठित अफसरों की टीम सतपुड़ा भवन में जांच के लिए पहुंची। जांच दल के सदस्य एससीएस होम राजेश राजौरा ने कहा कि प्रारंभिक जायजा लिया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि अभी आग लगने के कारणों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। सभी मंजिलों पर जो आग लगी हुई थी उस पर काबू पा लिया गया। 6ठी मंजिल पर धुआं निकल रहा है। दोपहर 1 बजे अपनी जांच फिर से शुरू की जाएगी। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान अपने 2 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच G414 इंजन सौदे को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों ही देश यूक्रेन रूस संघर्ष पर अपनी स्थिति पर चर्चा करेंगे। सुलिवान अपने समकक्ष अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। साथ ही उनका प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। अमेरिकी एनएसए से मुलाकात के दौरान सुरक्षा को लेकर दोनों देशों के बीच काफ़ी अहम बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले जैक सुलिवान का भारत दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन कल उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ। आगामी 24 जून तक चलने वाला ये सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाले एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का हिस्सा है। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के काउंटर इंसर्जेंसी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना है। इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना, सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान रहेगा। इस अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यास करने से लेकर रक्षा प्रशिक्षण और उपकरण आवश्यकताओं के लिए मालदीव की सहायता करने तक फैला हुआ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में बहुत नज़दीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। एक्वेरियन दोनों देशों के बीच इन संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का खबरों में। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था। और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी।
करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और अब बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, जहां पुलिस ने 8 अंतर्राज्यीय तस्करों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। ड्रग्स की कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। विशेष सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने यहां साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय के जीडी मेटला, शमशाबाद और चंदन नगर पुलिस थाने की सीमा के तहत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर घर नल और नल से जल योजना की शुरुआत की गई। योजना के माध्यम से पिछड़े इलाकों और दूर दराज के क्षेत्रों में पानी पहुंचाने के लिए नल लगाने का काम किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी इस योजना के तहत अति दुर्गम क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाकर लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के तहत जिला मंडी के कई क्षेत्रों में लोगों को अब स्वच्छ जल उपलब्ध हो रहा है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हुई ये ग्राउंड रिपोर्ट। देश के करोड़ों लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन अभियान अब हिमाचल प्रदेश में भी सार्थक होता नजर आ रहा है। प्रदेश के जिला मंडी में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। जिला मंडी के साई गलू गांव के लोगों का कहना है कि पहले जहां स्वच्छ जल के लिए उन्हें नदी, नालों व बावड़ियों में कई किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था, वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के माध्यम से उन्हें अब घर द्वार पर ही पीने का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। पहले दिक्कत होती थी, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। 24 घंटे पानी चला है साफ। कभी टूट होती थी पाइपें तो दूसरे तीसरे दिन पानी आता था। अब जो है एक साइड में टूटती है पाइपें, उसी टाइम में दुरुस्त कर देता है विभाग। ये सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई हुई है, घर घर नल घर घर जल सबको जल। बहुत अच्छी स्कीम है। जो सोर्स से पानी आया बहुत साफ और सुथरा पानी है। पहले इतनी किल्लत थी कि पानी के लिए जगह जगह भटकना पड़ता है, जैसे बौड़ी हो गए सो नदी नालों में से लाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है, अब घर घर में नल लगे हुए हैं, घर घर बढ़िया पानी आ रहा है, अच्छा पानी सोर्स का है, साफ पानी आ रहा है। इसका हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इन्होंने ये स्कीम चलाई, और विभाग के सभी कर्मचारियों का भी धन्यवाद करते हैं। पहले हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती थी पानी की, जैसे आता नहीं था पानी यहाँ पे। अब जल जीवन में मिशन जो सरकार ने जो चलाया है अच्छा, उससे हमें 24 घंटे पानी अच्छा आ रहा है, स्वच्छ आ रहा है। पहले दूर से लाना पड़ता था, कई दिनों तक पानी नहीं आता था। और ये जो सरकार की योजना है ये बहुत अच्छी है, इसका हम तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। मंडी जिला के उपमंडल साईगलू के कनिष्ठ अभियंता लेखराम ने बताया कि हर घर नल योजना का मुख्य उद्देश्य 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से उनके घर तक स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना है। केंद्र सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत एक योजना है जो हर घर जल हर घर नल, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और मेरे पास 8 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें से 28 विलेज हैं, और हर घर हमने पानी पहुंचा दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के करोड़ों लोगों को दिए जाने वाला वरदान है, जिससे उन्हें अपने घर द्वार पर पीने का साफ पानी उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निश्चित तौर पर लाखों लोग इस मिशन से लाभान्वित हो रहे हैं। मंडी से अंकुश सूद की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आगाज हो चुका है। विभिन्न संस्थाओं और मंत्रालयों में योग के तमाम कार्यक्रम शुरू हो गए हैं।
इसी क्रम में INS शिवाजी नेवल स्टेशन अग्निवीरों को पर्वत शिखर पर प्रकृति के बीच रोज योगासन करवा रहा है। आइए देखते हैं योगासन करते हुए भारतीय नौसेना के जो अग्निवीर हैं उन्हें। तो ये हमने योगासन करते हुए दिखाया आपको INS शिवाजी में जो अग्निवीर थे उनको। और आइए अब रुक करते अगली खबर का, जो कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। कई ऐसे कारक हैं जो हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। यदि फेफड़े कमज़ोर होने लगे तो श्वसन प्रक्रिया पर गंभीर असर होने लगता है। वृद्ध लोगों में श्वसन समस्याओं से बचाव ज़रूरी है, इसलिए सीनियर सिटीजन कैसे कर सकते हैं अपना बचाव, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बढ़ती उम्र का प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है। हमारा श्वसन तंत्र भी उम्र बढ़ने के कारण प्रभावित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर के अंगों की क्षमता कम होती जाती है। फेफड़े में की मांसपेशियों में कमी होने की वजह से सांस की कैपेसिटी कम हो जाती है, हमारी लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हमारी कार्टिलेज, जो सांस की नलियों के कार्टिलेज हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं, जिसके रास्ते बढ़ जाते हैं। उनका जो अपने आप म्यूकोसिलरी सिस्टम, जिससे हमारे शरीर की फेफड़े की क्लीनिंग होती है, वो ख़राब हो जाता है, कम काम करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे एस्पिरेशन के खतरे, निमोनिया के खतरे बढ़ जाते हैं। इन सब के कारण हमें लंग्स की बीमारियों का खतरा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे फेफड़ों की क्षमता कमजोर होने लगती है। व्यक्ति को श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति अत्यधिक शारीरिक श्रम वाली क्रियाएं नहीं कर पाता और कुछ मामलों में व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। बढ़ती उम्र सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है क्रॉनिक लंग डिसीजेज के लिए, और 3 प्रकार की क्रॉनिक लंग डिसीजेज जैसे COPD, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज और कैंसर, इन सब के खतरे कहीं ज़्यादा बढ़ती उम्र में होते हैं। वृद्धावस्था में श्वसन संबंधी संक्रमण होने की संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए इन्फ्लुएंजा और निमोनिया का टीकाकरण जरूरी होता है। साथ ही बढ़ती उम्र के लोगों को श्वसन संबंधी समस्याओं से बचाव के लिए सावधानी रखना और खास तौर पर प्रदूषण से बचाव करना आवश्यक है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और बात करते हैं यूक्रेन की, जहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बारिश और भीषण लड़ाई के बावजूद यूक्रेन की सेना युद्ध के मैदान में आगे बढ़ रही है और रूस को नुकसान पहुंचा रही है। यूक्रेन ने कहा कि पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के 7 गांवों को रूसी सेना से छीन लिया गया। रूस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के किसी दावे को स्वीकार नहीं किया। अपने रात के वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद सेना आगे बढ़ रही है। और यूक्रेन के दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने पर जुलाई में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में फैसला होगा। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने उम्मीद जताई कि नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर स्पष्ट संकेत दिए जाएंगे। ये बात आंद्रेज डूडा ने जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड के राष्ट्रपतियों के एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही। डूडा ने कहा कि यूक्रेन के लोगों ने रूस के आक्रमण के मद्देनजर नाटो सदस्यता को एक आशा की किरण बताया। यूक्रेन जल्द से जल्द नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन पश्चिमी सैन्य गठबंधन के सदस्य इस बात पर बटे हुए हैं कि ये कदम कितनी तेजी से उठाया जाए। वहीं अमेरिका 10 साल बाद एक बार फिर से यूनेस्को में शामिल होगा
और इसके साथ वो बकाया 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर के भुगतान के लिए भी राजी है। ये घोषणा संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक और वैज्ञानिक एजेंसी यूनेस्को ने कल की। यूनेस्को द्वारा फिलिस्तीन को एक और सदस्य के तौर पर शामिल करने के विरोध में करीब एक दशक तक चले विवाद के बाद अमेरिका का ये कदम सामने आया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वापसी का निर्णय इस चिंता से प्रेरित था कि चीन यूनेस्को नीति निर्माण में अमेरिका के न रहने से बनी जगह को भर रहा था। इस कदम के आने वाले हफ्तों में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा मतदान का सामना किया जाएगा। यूक्रेन सोमवार को यूनेस्को के पेरिस मुख्यालय में इस बात की घोषणा जब की गई तो तालियों की जो गड़गड़ाहट थी उसमें ऐसा लगा कि मंजूरी एक औपचारिकता भर थी। एक भी देश ने उस देश की वापसी पर आपत्ति नहीं जताई जो कभी एजेंसी का सबसे बड़ा वित्त पोषक था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय एआई वॉचडॉग निकाय को बनाने की बात कही। यूएन प्रमुख ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसी एक एजेंसी होनी चाहिए जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ विशेषज्ञ शामिल होने चाहिए। दुनिया भर में एआई गहरी नकली तस्वीरें और अन्य गलत सूचना बनाने की अपनी क्षमता को लेकर चिंता का विषय बन गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक उच्च स्तरीय एआई सलाहकार निकाय पर साल के अंत तक काम शुरू करने की योजना की भी घोषणा की है। खबर सीरिया से, जहां के उत्तरी प्रांत एलेप्पो में कल एक रूसी लड़ाका मारा गया, कई अन्य घायल हुए हैं। इस पर सीरिया में संघर्ष की निगरानी करने वाले सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि रूसी हताहत तब हुए जब उनके काफिले पर तुर्की की गोलीबारी हुई। रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोले साउका ने बारी बारी से प्रधानमंत्री पद के सत्तारूढ़ गठबंधन सौदे के हिस्से के रूप में इस्तीफा दे दिया। सरकार के मुख्यालय विक्टोरिया पैलेस में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए निकोलो साउका ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बृहस्पतिवार तक एक नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए रास्ता साफ करना है। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस इयोहानिस द्वारा अगले प्रधानमंत्री के रूप में व्यापक रूप से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मार्सले स्वालाकू को नामित करने की उम्मीद है। स्यूका के सेंटर राइट लिबरल और उनके पूर्व प्रतिद्वंदियों वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स पीएसडी ने 2021 के अंत में जूनियर पार्टनर जातीय हंगेरियन यूडीएमआर के साथ मिलकर एक महागठबंधन सरकार का गठन किया, जिसमें एक साल से भी कम समय के बाद पिछले मध्यमार्गी कैबिनेट का पतन हुआ था। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।